छोटे शेयर ऊंची छलांग। हर निवेशक, हर ट्रेडर यही सोचता है कि उसको कोई छोटे शेयर मिल जाएं जिनमें वो ट्रेड कर ले और उनमें इन्वेस्टिंग भी कर लेते हैं बहुत सारे लोग, और ज़्यादातर वो 100 रुपये से नीचे के ही शेयर लेना पसंद करते हैं। इसीलिए हमने इस सेगमेंट को ही शुरू कर लिया कि छोटे शेयरों में किन में उछाल देखने के लिए मिल सकता है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आते हैं। आज हम शुरुआत करेंगे एक ऐसे ही पॉपुलर शेयर के साथ, आरटीएन पावर और रिलायंस पावर। इन दो पर बहुत ज़्यादा सवाल आते हैं। कुछ सर, आरटीएन पावर वर्सेस रिलायंस पावर कैसे देखते हैं सर? मुझे लग रहा है रिलायंस पावर ज्यादा पसंद है, बट मुझे डेफिनेटली लग रहा है कि ये लेवल पे खरीदारी नहीं करना चाहिए। मुझे लग रहा है स्टॉक थोड़ा करेक्शन में है, साइडवेज मोमेंटम में है। 24 इज अ लोअर बॉटम। तो अगर रिलायंस पावर अगर बाय ऑन डिप्स आज से शुरू करे, 24 तक बाय करे, मुझे लग रहा है ये स्टॉक टर्न अराउंड होगा तो 68 तक आएगा। तो डेफिनेटली अगर आरटीएन पावर और आर पावर में चूज करना है तो मुझे आर पावर ज्यादा पसंद है। बट यस, बाय ऑन डिप्स, नॉट एट करंट प्राइस। यानी पूरा कैपिटल आधी मत डाल दीजिए, थोड़ी एवरेजिंग चालू कर दीजिए। जी, तो सर किस तरह से कौन से लेवल्स होंगे जहां पर कि आरटीएन पावर में या रिलायंस पावर में किन लेवल्स पर आप कंफर्टेबल होंगे कि यहां पर इन्वेस्ट करना है, और कौन से लेवल्स होंगे जहां पर कि आपको एग्जिट करना है? आर पावर में मुझे लग रहा है सर कि ये लेवल 28 का लेवल चल रहा है, तो आज बाय करें। हर 1 रुपए की नीचे की स्तर पे आप इन्वेस्ट करते जाए। स्टॉप लॉस वुड बी 24, यानी 4 रुपए नीचे आपको एवरेज करना है। यानी 25% आप एवरेज करते जाए। 24 रुपए का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। फर्स्ट टारगेट ऑन द अपसाइड वुड बी 34, और उसके ऊपर 68 का टारगेट मुझे 2 साल में दिख रहा है। जी, तो यहाँ पर रिलायंस पावर पर सर ने राय दे दी है, और रिलायंस पावर में अगर कैपेसिटी देखें तो करीब 6000 मेगावाट की है। वहीं आरटीएन पावर की कैपेसिटी देखें तो करीब 2700 मेगावाट की है। अगर दोनों की कैपेसिटी वाइज देखें तो आर पावर लगभग डबल से ज़्यादा आती है, लेकिन जो कैपेसिटी एक्सपेंशन है वो आर पावर का ज़्यादा स्ट्रॉन्ग है, क्योंकि उन्हें अभी 18,000 मेगावाट के पावर प्लांट और लगाने हैं, यानी कि जितनी कैपेसिटी है उसका 3 गुना वो और करने पर काम कर रहे हैं। तो यहाँ से जब उनकी ये कैपेसिटी पूरी कमीशनड हो जाएगी तब उनकी कैपेसिटी करीब 24,000 मेगावाट की होगी। आरटीएन पावर पर अभी जो एक्सपेंशन है वो उतने ज़्यादा उनके एग्रेसिव साइड पर नहीं दिख रहे हैं, लेकिन जितना वो कर रहे हैं उसमें एक उनका एक्सेप्शनल गेन था, जिसकी वजह से उनका जो Q4 के रिजल्ट्स आए थे वो काफ़ी स्ट्रॉन्ग थे, और वो एक वन टाइम गेन था, अकाउंटिंग एंट्री थी, जिसकी वजह से प्रॉफिट आया और काउंटर पे अच्छा मूव देखने के लिए मिला। सर ने ऑलरेडी अपनी राय दे दी है कि यहाँ पर रिलायंस पावर उनको ज़्यादा बेहतरीन लगता है। अंशुल जी, तीसरा काउंटर वोडाफोन आइडिया, हर कोई जानना चाहता है इस काउंटर पर क्या होगा। विवेक जी, आइडिया में मैं एक स्टैंडर्ड डिस्क्लेमर दे दूं। ये जुलाई की सीरीज में जब स्टार्ट हुआ था तो मैंने मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे इसको जुलाई सीरीज के लिए रिकमेंड किया था। उसकी वजह ये थी कि नॉर्मली जब एक्सपायरी स्टार्ट होती है फ्राइडे को, फर्स्ट डे हम एक्सपायरी का मानते हैं, तो मैं ये एक डेटा देखता हूँ जो एक्सेल भी मैंने आपके साथ शेयर की थी कि पहले दिन ओपनिंग किस स्टॉक में कितनी बड़ी ओपनिंग हो रही है, कितनी बड़ी पोजीशंस के साथ ओपन हो रहा है। तो जनरली जो इसकी ओपनिंग होती है उससे 54% ज्यादा ओपन इंटरेस्ट के साथ जुलाई की शुरुआत हुई थी। तो जुलाई में ये स्टॉक मेरे को, एक एम्फेसिस और एक आइडिया, ये दो स्टॉक मेरे को तेज लग रहे थे। तो जुलाई सीरीज के लिए मैंने अपने क्लाइंट्स को और मल्टीपल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पे आइडिया को रिकमेंड किया हुआ है। मंथली चार्ट पे आइडिया देखें तो एक कप एंड हैंडल पैटर्न बना है, ऑलमोस्ट 30 महीने का कप एंड हैंडल पैटर्न ब्रेकआउट है। मल्टीपल टाइम्स इसने 1650 क्रॉस करने की कोशिश की लेकिन फेल हुआ, और जून में फाइनली ये उसके ऊपर जाके क्लोज किया है। और जो फेल्ड अटेम्प्ट्स थे उनका जो हाई था वो समवेयर अराउंड 18 रुपए 46 पैसे था। तो 1650 का रेजिस्टेंस पार हो गया है, 1850 का रेजिस्टेंस अब बचा हुआ है। पुल बैक ले रहा है, 1650 के राउंड बाइंग कर सकते हैं। 1850 पहला टारगेट रहेगा, और 1850 निकलने के बाद इस स्टॉक में शॉर्ट टर्म में कोई रेजिस्टेंस नहीं बचता है 24 रुपए तक। तो यहाँ पे बाई कीजिए 50% ऑन द डिप्स। 16 अगर 50 के आसपास मिल जाता है, वैसे मैं कहूंगा करंट मार्केट प्राइस से बाय कर लीजिए, थोड़ा सा डिप का वेट मत कीजिए, क्योंकि इतनी बड़ी ओपन इंटरेस्ट है तो शायद वो डिप ना मिले। 50% करंट मार्केट पे बाय कीजिए, 50% 1850 के ऊपर बाय कीजिए, और 3 से 6 महीने का समय दीजिए। 24 रुपए तक का टारगेट ये स्टॉक आपको आराम से दे सकता है। तो आइडिया हमारी एक्टिव वॉच लिस्ट में है और हमने क्लाइंट्स को रिकमेंड किया हुआ है। बिल्कुल। और कुछ सर, जैसे ही मैंने आइडिया वोडाफोन पर बात की तो वो काफ़ी तेज़ मुस्कुरा रहे थे, क्योंकि मुझे याद है सर ने एक बहुत बड़ा टारगेट दिया हुआ है। सर वो रिवाइज कर दें क्या?
नहीं नहीं, वो 4-5 साल के लिए रखो टारगेट। अ, आप बोलेंगे सर वो टारगेट या मुझे बताना है? नहीं आप बता दो सर। 84 रुपये का सर ने टारगेट दिया था जब लास्ट टाइम मेरी बात हुई थी आइडिया पर, और सर ने कहा था कि लॉन्ग टर्म के लिए इसको रखना चाहिए। और 84 के टारगेट आज तक किसी एनालिस्ट ने नहीं दिए, कोई मैंने रिसर्च रिपोर्ट नहीं पढ़ी है। सर ने 84 के टारगेट दिए हुए हैं। और अब तो अंशुल जी की भी मोहर लग गई है, तो यहाँ पर 24 रुपये के टारगेट्स वो भी बता रहे हैं, लेकिन 18.5 जब पार करेगा तब। तो ये थोड़ा सा आपको टेक्निकली इस काउंट को देखना चाहिए। सर पटेल इंजीनियरिंग, इस काउंटर में आज गिरावट देखने के लिए मिल रही है, लेकिन चला बहुत शानदार ये काउंटर। राइट इशू आने के बाद इसमें रुका नहीं है शेयर, और विजय केडिया साहब भी इसमें इन्वेस्ट कर चुके हैं एक बड़ा चंक, लेकिन आज ये 6% नीचे है। कुछ सर कैसे देख रहे हैं इसको? हाँ मुझे लग रहा है ये साइडवेज है सर। आप देखो दिसंबर से लेकर अभी तक अगर आप देखोगे तो रेंज 60 और ऊपर 75, यही रेंज में स्टॉक कंसोलिडेट हो रहा है। मार्केट में इतना मोमेंटम है, मिड कैप स्मॉल कैप में इतना मोमेंटम है, लेकिन ये स्टॉक परफॉर्म नहीं कर रहा है। तो कहीं ना कहीं मुझे लग रहा है कि थोड़ी दिक्कत है, ये स्टॉक को मैं पसंद नहीं करूंगा। डेफिनेटली टेक्निकली अभी 200 डे एवरेज जो है वो 60 के आसपास है, तो वहां पे सपोर्ट ले रहा है। बट आई थिंक अगर वो ऐसे माहौल में भी अंडर परफॉर्म कर रहा है, तो अभी अगर शायद करेक्शन आया जुलाई सीरीज में, तो ये स्टॉक तो और गिरेगा। तो मेरे ख्याल से इसको अवॉइड करना चाहिए। जी, एक सवाल भी मिला है इनफैक्ट, और वो हमारी शेयर वॉच लिस्ट में भी था। इंडियन ओवरसीज़ बैंक, सोनी कुमारी जी का सवाल है। इन्होंने 67 पर लिए हुए हैं। अंशुल जी कैसे देख रहे हैं इस काउंटर को ऑन चार्ट्स? विवेक जी, अगर मैं मंथली चार्ट देखूं इसका, तो मंथली चार्ट पे एक बड़ा राउंडिंग कप एंड हैंडल पैटर्न बना है 120 महीने का। मतलब ये ऑलमोस्ट 10 साल का पैटर्न डेवलप हो रहा है। और अगर इस पैटर्न से ब्रेकआउट देता है, वैसे भी पीएसयू स्टॉक्स चल रहे हैं, तो इस स्टॉक में महाराष्ट्र बैंक या बाकी बैंकों में जैसे एकदम मल्टी बैगर काइंड ऑफ मूव आया है, उस टाइप का मूव आ सकता है। लेकिन फिर वही है कि 1.5-2 साल स्टॉक को समय देना होगा। मुझे बहुत बेहतरीन लग रहा है। मंथली चार्ट पे 120 महीने का पैटर्न है। तो अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं, 1-1.5 साल का समय दे सकते हैं, तो स्टॉक को बाई करना चाहिए। 89 पहला टारगेट रहेगा, 89 का ब्रेकआउट देता है तो इसका जो ऑलमोस्ट ऑल टाइम हाई के आसपास का लेवल है 180, 174 या 175 करीब आता है, टू बी प्रिसाइज 176 है, जो 2008 में आया था। तो ये टारगेट इनको मिल सकता है। बट अगेन ये शॉर्ट टर्म ट्रेडिंग के लिहाज से नहीं है, लॉन्ग टर्म 1-1.5 साल का समय देते हैं तो ही स्टॉक को लीजिए। जी, तो यहाँ पर भी आपको व्यू मिला है। इंडियन ओवरसीज़ बैंक पर काफ़ी सवाल आ रहे थे, तो कृपया दर्शक जिन जिन के सवाल थे वो बुरा मत मानिएगा, क्योंकि हम सबके सवाल नहीं ले सकते हैं, लेकिन जिनके भी सवाल कैटर कर सकते हैं मैक्सिमम रेंज पर, वो करने की कोशिश कर रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमें नेक्स्ट जो काउंटर हम ट्रैक कर रहे हैं वो है NHPC। सर दो इट हैज़ जस्ट क्रॉस 100 ऑड लेवल्स, अभी 104 रुपये पर आ चुका है। कुछ सर कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस पर भी काफ़ी सवाल आते हैं। हाँ डेफिनेटली पीएसयू स्टॉक्स मुझे लग रहा है कि आप परफॉर्म करेंगे। खास करके एनएचपीसी और पावर स्टॉक्स रिलेटेड है, पीएफसी, आरईसी, ये सब शॉर्ट टर्म में, एनटीपीसी, ये अच्छे परफॉर्म करेंगे। तो एनएचपीसी में व्यू पॉजिटिव है। छोटा सा स्टॉप लॉस 101 रुपए का, यानी 3% का स्टॉप लॉस है। मुझे लग रहा है ये स्टॉक शॉर्ट टर्म में ही 120 तक जा सकता है। तो डेफिनेटली एनएचपीसी पे बाय करें। जी सर, क्या टारगेट रखें इसमें? 120 रुपए। 120 रुपये। कोई स्टॉप लॉस भी रखना है? 101 रुपए। 101 रुपये तो बहुत अच्छा रिस्क रिवॉर्ड है। कुल 4 रुपये का स्टॉप लॉस और आपको 15 रुपये का अपसाइड मिल रहा है। और बजट में वैसे भी आजकल PSU फ्लेवर में चल रहे हैं। इंटरेस्टिंग कॉल। सर एक सवाल मिलता है रामा स्टील पर। अंशुल जी, वैसे ये 10 रुपये का शेयर है, हम 10 रुपये के नीचे का शेयर को अवॉइड ही करते हैं लेना, लेकिन ये 10 रुपये का है। लेकिन ये स्प्लिटेड या बोनस वाला शायद रहा है इसका सीन। कैसे देख रहे हैं, क्योंकि इस पर सवाल बहुत आते हैं, लोग बहुत पूछते हैं कि रामा स्टील का क्या होगा? एक समय में ये फेवरेट काउंटर था लोगों का, जब स्टील सेक्टर के स्टॉक्स चल रहे थे, मेटल काउंटर्स चल रहे थे। इसमें जनवरी 2024 में एक ब्रेकआउट आया था एट दी रेट 14.55 रुपये। ये पहले स्प्लिट के पहले स्टॉक में ब्रेकआउट आया था, तो एडजस्टेड लेवल से 14.50 रुपये पे ब्रेकआउट आया था और वो ब्रेकआउट फेल हो गया। वो ब्रेकआउट था लगभग लगभग 250 दिन का। तो ब्रेकआउट फेल हुआ है, उसके बाद से कंटिन्यूअसली लॉन्ग ट्रैप है और अब ये पैटर्न के लो की तरफ जा रहा है। 8.80 रुपये पैटर्न का लो है। मैं कहूंगा इस स्टॉक से आपको एग्जिट कर लेना चाहिए। स्टील में बेटर नेम्स है, वहां अगर इन्वेस्ट करते हैं
तो कुछ पैसा बन सकता है, बट इसने जब से ब्रेकआउट फेल किया है, डाउन ट्रेंडिंग स्टॉक है, और बेर मिनिमम टारगेट इसका पैटर्न लो 8 रुपए 80 पैसे 9 रुपए के आसपास आता है। तो आई वुड सजेस्ट क्लियरली स्टॉक से एग्जिट कर देना चाहिए अगर आपके पास है तो। मैं इस स्टॉक की हिस्ट्री देख रहा था, 2022 में स्टॉक स्प्लिट किया, 5 रुपये की फेस वैल्यू से 1 रुपये की फेस वैल्यू पर आ गए। 2023 में 4:1 का बोनस रेशो, 2024 में 2:1 का बोनस रेशो, 2016 में भी इनका एक बोनस था 4:1। तो बड़ा ज़बरदस्त बोनस स्प्लिट सब कुछ ये काउंटर करता है अपनी कंपनी में। मतलब शेयर तो काफ़ी खबरों में रहता है, इसीलिए शायद इन्वेस्टर इस पर ज़्यादा देखते रहते हैं कि कब बोनस आ रहा है, कब स्प्लिट आ रहा है। सर एक काउंटर पर और बहुत सवाल आ रहे हैं और बहुत लोगों की फोकस लिस्ट में आ रही है, ये है यस बैंक। चलता नहीं था और जब चलता है तो ज़बरदस्त मूव देखने के लिए मिला। फ्राइडे के सेशन में इसमें एक ज़बरदस्त मूव था, मॉर्निंग भी आज अच्छी थी इसकी। अभी कैसे देख रहे हैं सर? हाँ, यस बैंक अवॉइड, क्योंकि मुझे लग रहा है जिस हिसाब से उसका बेस बना है इक्विटी का, इट्स वेरी डिफिकल्ट फॉर देम टू परफॉर्म ऑन फंडामेंटल बेसिस ऑन रिटर्न ऑन इक्विटी, क्योंकि बहुत सारी इक्विटी इन्फ्यूजन हुई तो शेयर होल्डर की जो टोटल कैपिटल है वो भी काफी बढ़ चुकी है। तो मुझे लग रहा है कि ऐसे उछाल आता है तो एग्जिट कीजिए। मुझे लग रहा है स्टॉक 30 के ऊपर नहीं जाएगा, तो 20 और 30 के बीच में वो कंसोलिडेट होता रहेगा। तो मेरे हिसाब से अभी तक मेरा व्यू इस पे अवॉइड ही है। जी सर, लेकिन इसमें कुछ खबर आ रही थी जब इलेक्शन से पहले कि हो सकता है कि इसमें कुछ जो प्रमोटर हैं या मतलब जो एसबीआई ने जो स्टेक लिया था या जो बाकी जो प्राइवेट बैंक्स ने संभाला था वो एग्जिट की तैयारी कर रहे हैं, क्योंकि उनका जो स्टेक था वो बहुत सस्ते लेवल पर था। आई थिंक 5 या 10 रुपए पर जब ये टूट कर आया था तब उन लेवल्स पर उन सभी ने एंट्री की थी। उनको तो अच्छा पैसा बन रहा है, तो अगर वो कंसोलिडेट कर एग्जिट करते हैं और इसको एक कंसोलिडेट होकर एक बड़ा प्लेयर इसमें अगर कोई स्टेक लेता है या इसको ऑन करता है, तो भी आप यही मानते हैं कि ये बड़ी इक्विटी है तो इसमें अभी भी रिटर्न नहीं मिलेगा? डेफिनेटली सर, पहले तो बायर कोई अग्री होता है कि नहीं वो देखना पड़ेगा। इट्स टू रिस्की, क्योंकि इतना बड़ा बायर मिलना, हाँ इतनी बड़ी एग्जैक्टली। रिस्क लेना, तो वो एक बड़ी बात है। क्योंकि सब अगर पूरी इक्विटी जो बैंक का कंसोर्शियम था वो बेचेंगे तो सर आप सोचो इतना बड़ा बायर भी होना चाहिए। तो जो इंडियन फाइनेंशियल मार्केट में हु इज रेडी टू कम्पीट विद लाइक्स ऑफ एचडीएफसी, आईसीआईसीआई, एसबीआई, तो वो बड़ी बात होगी। अगर कोई बड़ा ही फाइनेंसर आना चाहिए या कोई बड़ी कॉर्पोरेट ग्रुप अपने में से, या टाटा या अंबानीज या फिर अदानीज अगर कोई लेता है तो बात अलग है। बिल्कुल, तो इसमें देखना होगा, इंटरेस्टिंग होगा कि इसको अगर ये सेल आउट की तरफ जाते हैं या स्टेक सेल होता है इसमें, तो कौन इसमें बायर कौन होगा, तो बायर इंटरेस्टिंग होगा। चलिए, अब एक हमारे साथ कॉलर भी जुड़ी हैं कर्नाटका से, वीना मैम जुड़ी हैं। वीना जी हाय, गुड मॉर्निंग मैम, पूछिए अपना सवाल प्लीज़। लगता है फ़ोन कट हो गया उनका। उनका सवाल ले लेते हैं जो उन्होंने हमारे टीम को बताया। अपना सवाल एक बार। कल्याण ज्वेलर्स सर, 106 शेयर हैं इनके पास 375 के भाव के। कुछ सर कैसे देख रहे हैं? टाइटन का डेटा तो अच्छा नहीं आया, गोल्ड की जो डिमांड थी वो ज़्यादा रही, ज्वेलरी की डिमांड उतनी कन्वर्ट नहीं हो पाई। और साथ ही अगर देखें तो अक्षय तृतीया आई थी, उसके बावजूद भी इनके वॉल्यूम ग्रोथ उतनी नहीं आई, तो आज स्ट्रीट ने तो पनिश कर दिया टाइटन को। कल्याण ज्वेलर पर क्या करें सर? हाँ, कल्याण ज्वेलर्स डेफिनेटली मुझे लग रहा है साइडवेज रहेगा। 490 का स्टॉप लॉस है, नीचे की तरफ, ऊपर 500 का टारगेट है। तो मेरे ख्याल से वेट एंड वॉच, फ्रेश पोजीशन नहीं बनानी चाहिए, बट ऑलरेडी जो एग्जिस्टिंग पोजीशन है तो 490 पे स्टॉप लॉस लगा के रखे, क्योंकि डेफिनेटली ये गोल्ड प्राइसेस पे कोई खरीदेगा नहीं, इनफैक्ट लोग बेचने जाएंगे अगर पैसे की जरूरत है। आई मीन गोल्ड लोन कंपनीज, एनबीएफसी लाइक मनप्पुरम, दे विल डू गुड। तो आई थिंक फ्रेश एंट्री ज्वेलरी सेगमेंट में अवॉइडेड ऑलरेडी है, तो 490 का स्टॉप लॉस लगा के रखिए। बिल्कुल, वैसे तो हमने छोटे शेयर, ऊंची छलांग में छोटे ही शेयर लेने थे, लेकिन चूंकि खबर आ गई कल्याण ज्वेलर पर, उनका सवाल था तो ले लिया हमने। अंशुल जी, टाइटन पर आपकी राय सर, क्या ले सकते हैं इन लेवल्स पर आज की गिरावट के बाद? सवाल आ रहे हैं सर कुछ, मैं दर्शकों के नाम नहीं ले पा रहा। देखिए, टाइटन में मुझे राउंडिंग टॉप का पैटर्न दिख रहा है, तो पहले 3060 रुपए तक इमीडिएट डाउन साइड दिख रही है, और ये निकलता है तो फिर मुझे 2750 रुपए तक की डाउन साइड दिख रही है। कंप्लीटली टॉप आउट है और डिस्ट्रीब्यूशन पैटर्न में है, तो मेरे को ऐसा लग रहा है कि स्ट्रॉन्ग हैंड्स जो लंबे समय से इन्वेस्टेड थे वो डिस्ट्रीब्यूट कर रहे हैं, क्योंकि डाउन कैंडल्स में बड़े बड़े वॉल्यूम्स हैं।
इमीडिएट एग्जिट की सलाह रहेगी, और नहीं इमीडिएट एग्जिट करते हैं तो 3064 का लो है, स्विंग लो है, 3050 के नीचे क्लोज होते ही से आपको बिल्कुल एग्जिट कर लेना चाहिए। डाउन ट्रेंडिंग स्टॉप हो जाएगा, 2750 पहला टारगेट रहेगा। बिल्कुल, तो यहाँ पर टाइटन में क्या लेवल्स होंगे, लेवल्स टू वॉच, वो अंशुल जी ने बता दिए हैं। तो छोटे शेयर ऊंची छलांग को तो यहीं पर विराम लगाते हैं।